हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि प्रश्न के नेचर को समझिए, फिर विकल्प के भी समझिए, उसके बाद अपना निर्णय लीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। इसका विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की उपयोगिता। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के बालकों को एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जाती हो, जैसे वह प्रतिभाशाली बालक हो, सामान्य बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, विकलांग बालक हो। सभी प्रकार के बालकों को एक साथ बैठा करके जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इस समावेशी शिक्षा की उपयोगिता क्या है? क्रिया, यानी सबको समान क्रिया सिखाया जाए, सबको समान जो है कोई कार्य करना सिखाया जाए, यह इसकी उपयोगिता है। या सबके अंदर समान क्षमता दिया जाए, यह इसकी उपयोगिता है। या सबको समान व्यवहार सिखाया जाए, यह इसकी उपयोगिता है। और क्या इसकी यह उपयोगिता है कि सबको समान भावना आदि सिखाया जाए, यह सब। वास्तव में जो समावेशी शिक्षा दी जाती है अध्यापक देता है ना, अध्यापक समावेशी शिक्षा देता है, सबको समान रूप से सब चीज़ पढ़ाता है। तो वास्तव में जो सिखाता तो समान रूप से है, परंतु उसका प्रभाव सब पर अलग अलग पड़ता है। सब पर क्या पड़ता है? अलग अलग पड़ता है। इसलिए क्रिया भी, मान लिया कोई आप कार्य सिखाए, कोई उससे बहुत जल्दी कर लेता है, कोई सब देरी में करता है, कोई सीख नहीं पाता। तो क्रिया में उपयोगिता हो, यह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्षमता, सबका समान क्षमता बढ़ेगा, यह भी कोई उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबको समान व्यवहार सीखेंगे, यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में जो समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा और व्यापक दृष्टिकोण है वह समभावना, मतलब सबके अंदर समाज में एक दूसरे का मान सम्मान, आदर्श और सबके प्रति समान भाव बने, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शंस है। यानी समान भावना, सभी एक दूसरे का आदर्श करें, सभी विद्यार्थी एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के संग सहयोग सहानुभूति से जुड़े, ताकि समाज में एकता आए, समाज में समानता का भाव आए, समाज में अलगाव या अधिगम बाधित बालक, यानी जो सीखने में असमर्थ हैं, उनके अंदर हीन भावना न उत्पन्न हो। इसीलिए जो है यह जो है घ वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। देखिए, ये सब कुछ न कुछ रिलेटेड तो है ही, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसका जो निर्धारण किया गया है, समान भावना का विकास हो सके, सबको लोग समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके, हीन भावना न उत्पन्न हो, इसलिए घ वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखते हैं उपचारात्मक शिक्षा संबंधी। उपचारात्मक मतलब कि उपचार करते हुए, यानी कोई बालक पढ़ रहा है तो उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समझने में दिक्कत आती है, तो उससे संबंधित होता है। तो उस दिक्कत आती है उससे दूर करने संबंधी जो शिक्षा दी जाती है उसे उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षा क्या है? उपचारात्मक शिक्षा क्या शिक्षण है? क्या ये पढ़ाते समय इसकी ज़रूरत पड़ती है? उपचारात्मक शिक्षा क्या योग्यता के विकास में ज़रूरत पड़ती है, या उपचारात्मक शिक्षा अधिगम के लिए ज़रूरी होती है? अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि देखो, अगर ध्यान से देखो तो हमारी योग्यता के विकास में उपचारात्मक शिक्षा ज़रूरी होती है, और अधिगम यानी सीखने में वास्तव में जो है योग्यता के पहले हमको क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है। ये वाला भी ऑप्शन सत्य के काफ़ी करीब है। और अशिक्षण इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ शिक्षा की बात है, यानी विद्यार्थियों से रिलेटेड है, अध्यापक से रिलेटेड नहीं है। उपचारात्मक शिक्षा जो है किसको दी जाती है? विद्यार्थियों को दी जाती है, जो सीखने में अगर उनको कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान करके अधिगमकर्ता के स्वभाव के अनुसार या उसके गति के अनुसार उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए ग वाले और क वाले ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन होगा क, यानी उपचारात्मक शिक्षा संबंधित है अधिगम से, यानी अधिगम में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो अध्यापक उसको दूर करा। तीसरा है एकीकृत शिक्षा किस देश की देन है? एकीकृत के पहले विशिष्ट शिक्षा का प्रचलन पूरे विश्व में लगभग में आया था, कि जिसमें बहुत प्रतिभाशाली वाले बालकों को अलग पढ़ाया जाता था, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को अलग से, मानसिक रूप से विकलांग बालकों को अलग से, मंद बुद्धि वाले बालकों को अलग से। फिर बाद में क्या हुआ कि ऐसा देखा गया कि बच्चों में हीन भावना, अलगाव या दुराव वाली प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगी। तो हुआ क्या कि
अमेरिका में जो है इसका जो है एक समिति के माध्यम से इसका अनुशंसा की गई। बाद में अमेरिका की सरकार ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, एकीकृत शिक्षा के स्थान पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी लगभग 1975 ऐसे ही है कि 1875 ऐसे कुछ है। 1975 ईस्वी से यह शुरुआत हुई थी अमेरिका में। आगे चलते हैं। अगर हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, पाठ्य योजना उपयोगी है। पाठ्य योजना उपयोगी है किसके लिए? शिक्षण के लिए, हाँ। प्रस्तुति के लिए, हाँ। ज्ञान के लिए, हाँ। अधिगम के लिए, हाँ। यहाँ देखिए चारों ऑप्शन काफ़ी सत्य के करीब हैं। अब इसमें ये देखना है कि पाठ्य योजना उपयोगी है। वास्तव में देखो, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तुति भी आती है, ज्ञान भी आता है और शिक्षण का उद्देश्य भी होता है अधिगम कराना। इसलिए इन चारों ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा शिक्षण। पाठ्य योजना की कौन बनाता है? अध्यापक बनाता है। किस कार्य के लिए? पढ़ाने के लिए। इसलिए पाठ्य योजना उपयोगी है शिक्षण के लिए। प्रस्तुति शिक्षण का ही अंग है। ज्ञान भी शिक्षण, बिना ज्ञान का कैसे पढ़ाओगे? अधिगम, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अधिगम कराना। ये भी इसी में शामिल है। इसलिए इन तीनों को न करते हुए क वाला ऑप्शन सही होगा। पांचवा चलते हैं, शिक्षण से मूल्यांकन। शिक्षण से मूल्यांकन नहीं होता है। उद्देश्य का, हाँ, शिक्षण का तो उद्देश्य होता है कि अधिगम कराना, ये उसका उन्हें। शिक्षण से मूल्यांकन होता है पाठ्यचर्या के, यानी कौन टॉपिक पढ़ा रहे हो, इसका भी मूल्यांकन होता है। शिक्षण का उद्देश्य विधि, यानी कौन सा मेथड्स लगा करके, कौन सा क्रिया विधि अपना करके, कौन सा विधि प्रविधि अपना करके आप बालकों को अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हो, इसका भी मूल्यांकन होता है। शिक्षण से मूल्यांकन नहीं होता विद्यालय का। इसका ऑप्शन होगा पाँचवें का घ सही। विद्यालय का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि इन तीनों का मूल्यांकन होता है। छठा चलते हैं, विशिष्ट शिक्षा का आधार क्या है? विशिष्ट शिक्षा का आधार योग्यता, हाँ, योग्यता भी है। विशिष्ट शिक्षा का आधार समाज नहीं, विशिष्ट शिक्षा का आधार नीति नहीं, वे सभी नहीं। इसमें आप देखिए, जैसे विशिष्ट शिक्षा किस आधार पर दी जाती है? विद्यार्थियों की योग्यता क्षमता के आधार पर दी जाती है। यद्यपि यह अब धीरे धीरे इसका प्रचलन कम हो रहा है, बल्कि इसका स्वरूप, विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप एक प्रोफेशनल या डिप्लोमा कोर्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं इस समय इसका स्वरूप। परंतु इस समय जो है जो विशिष्ट शिक्षा का जो आधार होता है, विशिष्ट शिक्षा मतलब कि विशेष बालकों को, वो चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे योग्यता से हो, चाहे क्रिया से हो, चाहे क्षमता से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षण विधियों का अपना करके, विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र को अपना करके विशिष्ट योग्यता को हासिल कराना विशिष्ट शिक्षा होती है। एक प्रकार से समझिए विशेष शिक्षा। तो यह जो योग्यता, इसका जो है प्रमुख आधार होता है। ये नीति नहीं है, पॉलिसी, सरकार से कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, फिर भी योग्यता जो है मुख्यतः है। इसमें योग्यता के ही आधार पर विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। सातवां चलते हैं क्वेश्चन, विश्वसनीयता है, क्षमता है। विश्वसनीयता क्षमता है, क्षमता का आकलन कैसे होगा? विश्वसनीयता क्षमता है, ये पूरा स्पष्ट नहीं है। योग्यता है, विश्वसनीयता एक योग्यता, यानी किसी पर विश्वास करना, उसकी योग्यता पर भी, ये भी कुछ कुछ सही है। आगे चलते हैं, विश्वसनीयता समान परिणाम है, हाँ, विश्वसनीयता समान मूल्यांकन है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो समान मूल्यांकन करना सबके लिए कठिन है। मशीन से हो रहा है मूल्यांकन, वो दूसरी पद्धति है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा अगर विश्वसनीयता की बात आती है तो समान परिणाम, जहाँ पर समान परिणाम आते हैं किसी व्यवहार या क्रिया के प्रति, उससे हम क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। इसलिए इसमें सातवां जो है, सातवें का ग सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आठवां चलते हैं, त्रिस्तरीय भाषा सूत्र में शामिल है। राष्ट्रभाषा, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हाँ, मातृभाषा, हाँ, राजकीय भाषा। वास्तव में अगर देखा जाए तो त्रिस्तरीय भाषा सूत्र के अंतर्गत राष्ट्रभाषा शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंग्रेजी को शामिल किया गया है और स्थानीय भाषा के तौर पर मातृभाषा को शामिल किया गया है कि कोई भी राज्य स्थानीय तौर पर मातृभाषा में शिक्षा दे सकता है। जो राजकीय भाषा है, इसका कोई विशेष प्रावधान या बल नहीं दिया गया है, इसलिए राजकीय भाषा को हम लोग क्या करते हैं? बेस्ट ऑप्शन लगाएंगे हम लोग। यानी त्रिस्तरीय भाषा सूत्र में राजकीय भाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, मातृभाषा में जो भी हो
स्थानीय तौर पर भाषा उसको शामिल करती है। यानी राजकीय भाषा कोई वैधानिक तौर से त्रिभाषा सूत्र में शामिल नहीं किया गया है। 9वां चलते हैं बहुभाषी क्षेत्र में शिक्षण की प्रमुख चुनौती। बहुभाषी का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभाषी क्षेत्र कहते हैं। जो बहुभाषी क्षेत्र कहते हैं, इस स्थान पर सबसे बड़ी चुनौती किसकी होती है? ज्ञान की। जो बहुभाषी क्षेत्र में पढ़ाने जाएगा उसको तो ज्ञान होगा ही, ये नहीं चुनौती है। संप्रेषण की, यानी अपने विचार को पहुंचाने की सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है, चुनौती होती है, यानी ख सही होगा। यानी अध्यापक अपने विचार को बहुभाषी क्षेत्र के बालकों के बीच में पहुंचाने संबंधी जो है समस्या या चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ता है। व्यवहार का, व्यवहार का भी नहीं है। अधिगम का मतलब ही होता है जब संप्रेषण होगा तब ना अधिगम की बात आएगी। इसीलिए 9वें में सबसे बेस्ट ऑप्शंस होगा ख। अधिगम की बात तब आएगी जब आप कुछ वहाँ तक पहुँचा लोगे, वहाँ तक अपने विचार ज्ञान को पहुँचाओगे विद्यार्थियों तक, तब अधिगम की बात आएगी। इसलिए बहुभाषी क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है संप्रेषण का, मतलब अपने ज्ञान का प्रसारण करते हुए बालकों तक पहुँचाने की प्रक्रिया में दिक्कतें आती है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ख। 10वां चलते हैं कि शिक्षा नीति द्वारा एकीकृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। भारत में जो है यह जो है 1986 में यहाँ से शुरुआत की गई एकीकृत शिक्षा, मतलब कि सबको एक साथ शिक्षा देने संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया। उसके पहले जो विशिष्ट शिक्षा का थोड़ा मोड़ा प्रचलन था भारत में, उसे समाप्त करके एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। 2020 में इसमें तो पैटर्न के पाठ्यक्रम से संबंधित ज़्यादा चेंजिंग किया गया है, कोर्स से संबंधित ज़्यादा चेंजिंग किया गया है 2020 की शिक्षा नीति में। तो ग सही है। 1986 की शिक्षा नीति में एकीकृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। आपको मेरा ये क्वेश्चन का चुनाव कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।